सब आपको जानेंगे, आज हेमंत जी को जानेंगे, आज कल्पना जी की मेहनत को जानेंगे और पूरे झारखंड को जो आपने बताया, यहाँ बैठे बैठे आपने पूरे झारखंड घुमा दिया। जोहार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। तो मैम जेएमएम क्यों? जेएमएम क्यों? क्योंकि देखिए जेएमएम गुरुजी ने जो संघर्ष किया, माननीय शिबू सोरेन जी ने, 2000 साल में झारखंड बना और फिर यहाँ पर भाजपा की सरकार आई। बिल्कुल। 17-18 साल तक भाजपा अब वहाँ पर शासन की। तो उन दिनों मैं विमेंस कमीशन में भी चेयरपर्सन थी, तो मुझे पता है कि महिला तस्करी चरम सीमा पर थी झारखंड में। सोरेन साहब के फैमिली पे उन्होंने एलिगेशन लगाया कि ये तो तस्करी उनके टाइम से। मैं अपनी बातें आपके माध्यम से भी पहुँचाऊंगी। माननीय हेमंत सोरेन जी का सपना है इस राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाना। तरह तरह से लोग परेशान कर रहे थे, ईडी और ये तमाम चीज़ें, उससे भी काम कई जगह बाधित होता है। तो बिना सब किसी सबूत के उन्हें 5 महीने तक जेल में रखा गया था। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ये जो पंक्तियां है ना, ये हेमंत सोरेन जी पर एकदम सटीक बैठती है। बट मैम जितने हमारे युवा हैं मैम, वो नाराज, वो कहते हैं हेमंत दादा हमारे लिए क्यों नहीं सोचते आप? युवा साथियों से बस इतना कहना चाहती हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं मैम जो अच्छी पोजीशन में हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी एमएनसीज में हो, लेकिन वो आज भी शर्माते हैं बोलने में कि आई एम फ्रॉम झारखंड। मेरे धनबाद के चारों तरफ सिर्फ धूल है, झरिया में सिर्फ आग लगा हुआ है जमीन में। मैम इसके लिए आपकी सरकार क्या करेगी? देखिए सबसे बड़ी बात कि अभी वो थोड़ा कंट्रोवर्सी होगा बट आपको बताना पड़ेगा। फेवरेट एमएलए कौन है आपके स्टेट में? যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। जोहार। झारखंड की बातें हमेशा करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। और आज दिल्ली में हमारे स्टूडियो में बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, जेएमएम से राज्यसभा सांसद। ऑफ द कैमरा हमने इनसे बहुत सारी बातें करी हैं। मैं कुछ भी नहीं अभी आप सबसे बोलूँगा कि मैम में क्या क्या टैलेंट है, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ राइटर, एज अ सिंगर। आप लोग को भी शायद नहीं पता होगा कि झारखंड में भी पॉलिटिशियंस इन हाउस टैलेंट रखते हैं। आज हमारी स्पेशल गेस्ट मेंबर ऑफ राज्यसभा महुआ मैम हमारे साथ है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए, कि आपने हमारे अनकट रियलिटी में टाइम दिया और हमको आपने ब्लेस किया अपने बिल्कुल बिजी शेड्यूल चल रहा है और आप सेशन में भी दहाड़ भी रहे हैं, उसके बाद भी आप आए मैम, उसके लिए जोहार। शुक्रिया आपको भी, आपके ऑडियंस को भी, कि आप लोगों ने मुझे अपने बीच आने का अवसर दिया। नहीं तो मैम शुरुआत करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ में, एज एन स्टार्ट कि आपने पॉलिटिशियन के पहले आप एक राइटर हैं, तो वो जनता को मैं जानना चाहता हूँ कि वो जाने एज अ राइटर आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? देखिए सबसे पहले मैं जोहार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि मैं झारखंडी हूँ, बंगाली परिवार से हूँ और हमारे बंगाली परिवारों में बचपन से आर्ट कल्चर के तरफ भी एक रुझान रहता है, बहुत कुछ सिखाया जाता है। तो मैं बचपन से जैसे शास्त्रीय संगीत और बाकी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उसमें रही, पेंटिंग का शौक़ रहा, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये सब भी चलता रहा और फिर बाद में फाइन आर्ट्स में कुछ डिग्रियाँ ली मैंने और ऑयल पेंटिंग का बड़ा शौक़ रहा, कुछ पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाते थे, इस तरह का रहता ही था। फिर सोशियोलॉजी से ही मैंने एमए, पीएचडी, यूजीसी नेट वगैरह सब किया, तो एक समाजशास्त्री हूँ और फील्ड वर्क वगैरह किया, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स अटेंड करने का अवसर मिला और समाज को बहुत करीब से देखने का मौका मिला। और सोशियोलॉजी में कहते हैं कि बिना बायस्ड हुए, किसी भी तरह का पूर्वाग्रह से ग्रसित ना होकर सोसाइटी को देखना, वो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसका। तो इसलिए मुझ में एक ऐसी दृष्टि आई समाजशास्त्र की वजह से कि मैं बिल्कुल बायस्ड नहीं होती हूँ, मैं दोनों पक्ष को देखती हूँ और तब निर्णय लेती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ कि सच्चाई क्या है। और यही चीज़ मुझे बाद में बहुत काम आई। जब मैं विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन बनी तो मेरे पास जो केसेस आते थे, खासतौर पर महिलाओं से रिलेटेड, तो महिलाएं आके कुछ बोलती थी, फिर मैं अगले पक्ष को बुलाती थी, वो कुछ बोलते थे, फिर दोनों पक्ष को बैठा कर कोई तीसरी सच्चाई सामने आती थी, तो मुझे जजमेंट करने में बहुत आसानी हुई।
इस तरह से एक-एक तो करके अलग-अलग मुझे फ़िल्म में लगता है काम कि करने का मुझे तो मौका एक ही 2 चीज़ें पता थी, जी, लेकिन आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो और मुझे लगता है कि जैसे आपने बताया कि आपने हर एक फ़ील्ड में काम किया है जी, एंड आपका इंटरेस्ट हमेशा से जस्टिस में रहा है। जी। तो क्या ये जस्टिस आपको इंस्पायर करता है टू बी अ पॉलिटिशियन? हाँ, बिल्कुल। जब विमेंस कमीशन में थी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बहुत करीब से देखा और पूरे झारखंड में इंटीरियर में भी जाने का, घूमने का अवसर मिला। साथ में मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की महिला विंग की केंद्रीय अध्यक्ष रही, अच्छा। सेंट्रल प्रेसिडेंट रही विमेन विंग की 2014 से। तो उस नाते भी चूँकि महिलाओं की जितनी भी कमिटियाँ हैं, हुँ, प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी, वहाँ तक पहुँचने का अवसर मिला। पूरा ग्राउंड और तक। चूँकि महिलाओं की पूरी कमेटी मेरे अंडर थी, तो वहाँ के तमाम गाँवों में भी जाने का अवसर मिला और साथ में सोशियोलॉजिस्ट होने के नाते मैं ऐसे ही फील्ड वर्क के लिए जाती ही रहती थी हुँ, पहले। हुँ, विमेंस कमीशन चेयरपर्सन बनने के बाद कहीं भी कोई घटना हो जाती थी, तो तुरंत जाना पड़ता था न्याय के लिए हुँ, और कोर्ट भी हम जा के बहुत इलाकों में लगाते थे, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में झारखंड के। तो वो भी एक करीब से लोगों को देखने का अवसर बिल्कुल। मिला और एक और प्लेटफ़ॉर्म था मेरे पास, मैं चूँकि एक राइटर भी हूँ, अच्छा, तो नॉवेल लिखने के दौरान जी। भी मैं फील्ड वर्क बहुत करती थी। ताकि हाँ, दुर्गम आप इलाकों लिख में। सकें मतलब लोगों को देख हाँ, के जी, जी। अच्छा आस-पास का उसको देख के ऑब्ज़र्व करके आप लिखते ऑब्ज़र्व थे। करके तो ऐसे करके मैं अलग-अलग फ़ील्ड में काम की तो मेरे पास बहुत सारे अनुभव आए, हुँ, जो कि अब पॉलिटिक्स में बहुत काम आ रहा है। तो मैम जी। जेएमएम क्यों? जेएमएम क्यों? क्योंकि देखिए जेएमएम से ही मेरी शुरुआत हुई है। बट मैं कुछ तो किसी और पार्टी में नहीं थी, जेएमएम से ही शुरुआत बट कुछ तो मेरी होगा हुई। ना कि आपने उस टाइम चूज़ क्यों किया? उस टाइम पे तो तमाम पार्टियाँ थी आपके सामने। जी, देखिए गुरुजी जो हैं वो मेरे एक तरह से आदर्श हैं। गुरुजी ने जो संघर्ष किया माननीय शिबू सोरेन जी ने उनके जैसा कोई नेता, आदिवासी नेता तो पूरे देश में नहीं है। आप जानते हैं सबसे बड़े आदिवासी हुँ, लीडर हैं। तो गुरुजी का जो संघर्ष था और महिलाओं के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया आंदोलन के समय में 1970-71 के हुँ, हुँ, आसपास एक तो महाजनी प्रथा के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। फिर उन्हें बहुत तकलीफ होती थी देख कर कि शराब जो पीते थे पति, हुँ, तो उन औरतों को पीटते थे, औरतें घर चलाती थी। आदिवासी समाज में औरतें बहुत मेहनती होती हैं, हुँ, घर में, बाहर, हाट बाजार हर जगह काम करती हैं। तो वो नशाबंदी के लिए गुरुजी ने आंदोलन किया। तो हुँ, उनकी जो सोच थी महिलाओं के प्रति, उनको लगता था कि अगर पुरुष नशाबंदी करे तो फिर महिलाएँ सुरक्षित हाँ, रहेंगी और सुरक्षित सच्ची रहेंगी। रहेंगी। तो ये उनकी सोच थी और देखिए उन्होंने जो भी आंदोलन किए, उसका कहीं न कहीं रिफ्लेक्शन आपको माननीय हेमंत सोरेन जी के कार्यों में मिलेगा। हुँ, उन्होंने महिलाओं के लिए देखिए महिला सम्मान योजना, इसको लेके लोग कुछ ना कुछ कह भी रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है हम लोगों को पता है। बात ये है कि जैसे 2000 साल में झारखंड बना और हुँ, फिर यहाँ पर भाजपा की सरकार आई। बिल्कुल। तो 17-18 साल तक भाजपा अब वहाँ पर शासन की। हुँ, तो उन दिनों मैं विमेंस कमीशन में भी चेयरपर्सन थी, तो मुझे पता है कि महिला तस्करी चरम सीमा पर थी झारखंड में। एक समय बहुत ऐसा बड़ी था। चीज़ कोट कर रहे हैं आप। बिल्कुल, महिला तस्करी विमेन ट्रैफिकिंग जो है, पूरे देश में झारखंड बदनाम था उस समय और उसमें हज़ारों की संख्या में लड़कियों को, आदिवासी लड़कियाँ विशेषकर नाबालिग लड़कियों को नौकरी देने के नाम पर, नौकरी का झांसा देकर दिल्ली मुंबई फिर असम, चंडीगढ़, पंजाब सब जगह लेके जाया जाता था। तो उसमें क्या हुआ ना कि बहुत सारे ऐसे ट्रैफिकर्स पैदा हुए, जो प्लेसमेंट एजेंसीज़ खोल चुके थे। हुँ, यहाँ पर झारखंड में बहुत जगह सिमडेगा वगैरह जहाँ गरीब जिले हैं हुँ, उन इलाकों में और उन एजेंसीज के मार्फत वो लड़कियों को नौकरी देने के नाम पर दिल्ली में भी ऐसे प्लेसमेंट एजेंसीज खुल गए थे उस समय। तो वहाँ पे उनकी सप्लाई होती थी। कई लोग जेल में हैं अभी भी, जैसे मैंने सुना पन्ना लाल एक ट्रैफिकर थे हुँ। जिन्होंने बहुत लोग कहते हैं कि 15,000 लड़कियों की उन्होंने अकेले तस्करी की थी। बट मैम पता है आपको मैं इसमें इसलिए रुकना चाहूँगा मैंने एक इंटरव्यू किया था सूर्य सिंह बिसरा जी के साथ। हम्म, उन्होंने कहा था कि जेएमएम के शासन में ये तस्करी होता था। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सीधे सुरेन साहब के फैमिली पे उन्होंने एलिगेशन लगाया कि ये तो तस्करी उनके टाइम से हो रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, गरीबी जब जब थी तब तब वहाँ नौकरी का झांसा दिया गया। लेकिन ये जब भाजपा का कार्यकाल था, उस समय बहुत ज़्यादा आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, कितनी तस्करी हुई उन दिनों। चूँकि मैं विमेंस कमीशन में थी, तो मुझे हुँ, पता है सारे कैसे केसेज़ आपके पास हाँ, अवेलेबल हैं। बहुत सारे केसेज़ आते थे, फिर उनको रेस्क्यू कराया जाता था। हुँ, एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स खोले गए थे पुलिस विभाग की तरफ हुँ, से, फिर भी उसमें कामयाबी नहीं मिल रही थी। हुँ, तो बहुत लड़कियाँ बाहर थी। तो माननीय हेमंत जी जब आए इस बार तो 2019 में
तो फिर उन्होंने रेस्क्यू करना शुरू किया। हालांकि उस समय कोविड भी आ गया, कोविड के कारण कुछ दिन कार्य बाधित हुआ, लेकिन ये अच्छा रहा कि उन्होंने बाहर से लोगों को ट्रेन में, हवाई जहाज में करके वापस लाया। तो उस दौरान बहुत इस तरह की लड़कियां भी वापस आ गई और बाद में भी उनको रेस्क्यू किया गया। और उसके बाद उन्हें लगा कि अगर हम उन्हें सिर्फ रेस्क्यू कराते हो, सच्चाई ये थी कि रेस्क्यू करने से नहीं होता, फिर दोबारा वो जाने को मजबूर हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर जॉब नहीं है और हाँ, तो फिर उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की, जिसमें पोटो हो खेल योजना है, क्योंकि आदिवासी लड़कियां हॉकी वगैरह बहुत अच्छा खेलती हैं और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे नाम हैं ऐसे, जो सावित्री पुत्री, सुमराय टेटे, असुंता लकड़ा, झानू हासदा, ये तमाम जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। तो वो बिना किसी संसाधन के इतना आगे बढ़ी, तो इनको लगा कि अगर हम पोटो हो खेल योजना के माध्यम से हर जिले में खेल पदाधिकारी नियुक्त करके उनको प्लेटफॉर्म दे सरकारी, तो और अच्छा हो सकता है। तो ऐसे करके उन्होंने उसको दिया। फिर सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना दी कि पढ़ाई बीच में छोड़ के पैसे के कारण कोई बाहर न चला जाए। ये क्लास 12 तक उनको 5,000 करके 40,000 तक अलग से दिया जा रहा है। स्कूल में तो फीस माफ है। CM एक्सीलेंस स्कूल भी उन्होंने खोला और ऐसे करके फिर बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट जो उसके माध्यम से, हाँ, उसके प्रोग्राम्स के माध्यम से उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। सब्सिडी पर रेट पर लोन दिया जा रहा है कि वो अपना कुछ प्रोडक्ट बनाए। तो पहले मार्केटिंग का प्रॉब्लम होता था कि वो कहाँ बेचेंगी, क्या करेंगी। उसके लिए सरकार ने पलाश ब्रांड नाम दिया कि हम खरीदेंगे, पलाश ब्रांड के नाम से आपके सामान लोग लेंगे। देश विदेश में जहाँ जहाँ एग्जीबिशन वगैरह होते हैं वहाँ उनके प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। ऑनलाइन पोर्टल वगैरह खोला गया है। मैम, इतनी सारी अचीवमेंट्स आपने बताई, हमें लगता है कि एज अ झारखंडी, क्योंकि जब हम झारखंड की बातें करते हैं और जब हम एज अ वोटर भी, मैम हमें तो सिर्फ एक ही चीजें दिखती है कि मैया समान, क्योंकि वो लार्जर स्केल पे उसका PR हुआ। तो मैम ये सारी चीजों का PR क्या सरकार की विफलता है या फिर आपके पार्टी कार्यकर्ता लोगों तक नहीं पहुंचा पाते? जितने आपने गिनाए, अगर हमें पता होता पलाश और ये सारी चीजें, तो हमें भी प्राउडली हम बोल सकते थे कि हमारे यहाँ सारी चीजें अचीवमेंट्स हैं। तो ये क्यों नहीं आपके एंड से और भी चीजें PR की जा रही हैं? देखिए, बात ये है ना कि भाजपा, उनका जो सोशल मीडिया तक उनकी पहुंच है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि वो चूंकि नेशनल लेवल पर है और उनके जो ऑफिसेज हैं, आपको पता होगा उतने कितने स्टाफ काम कर रहे हैं। हर स्टेट में उनका अपना ऑफिस है। सबसे अमीर पार्टी है, तो उसमें क्या होता है कि अमीर वर्सेस गरीब वाला नहीं, हाँ, ये है संसाधन की कमी। मतलब IT आप मान रहे हैं कि IT नहीं, हमारे पास IT है, लेकिन आप उनके साथ हम तुलना नहीं कर सकते हैं ना। वो लार्जर स्केल पे बड़े हैं। हाँ, बहुत उनके इतने लोग हैं, पूरे देश भर में है, वो अपना काम कर रहे हैं। तो ये PR वर्सेस PR ही है जी। तो ऐसा है कि हमारी बातें दूर तक नहीं पहुंच पाती, और आप बुलाए हैं तो मैं अपनी बातें आपके माध्यम से भी पहुंच जाऊंगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब से हमने पॉडकास्ट शुरू किया, मैंने काफ़ी पॉलिटिशियन से बात करी, बट जब मैं शुरू से आपसे पहले भी मिला हूँ 6 महीने पहले, जब हमने शुरू किया कि मैम आपकी ब्लेसिंग चाहिए, क्योंकि JMM से मैं चाहता था एज अ स्पीकर, क्योंकि यू हैव बीन द फाइनेस्ट स्पीकर फ्रॉम झारखंड, मैंने आपको कल भी बोला। वी वांटेड यू टू एड्रेस द पीपल ऑफ झारखंड कि असलियत फैक्ट्स के साथ कि आप क्या कर रहे हो, और पूरे देश में सबको पता चले कि हमारा झारखंड पिछड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं है, और माननीय हेमंत सोरेन जी का सपना है इस राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाना, और इसमें बुराई इसलिए भी नहीं है। हमारा भी है मैम, मैं हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि झारखंड शुड बी द नंबर 1 स्टेट, क्योंकि ये रिचेस्ट स्टेट है देखा जाए तो। यहाँ जो मिनरल्स हैं पूरे देश को सप्लाई कर रहे हैं हम, कोल, आयरन ओर और बॉक्साइट, क्या नहीं सप्लाई कर रहे हैं। यूरेनियम तक हमारे यहाँ से जा रहा है, जो सबसे कीमती। मैम हर एक पॉडकास्ट में मैं यही बोलता हूँ कि हमारे यहाँ लिथियम है, और हम लिथियम से मैम अभी सारी कार की बैटरीज आ रही है, मोबाइल्स में आ रहे हैं, तो हम उसके प्रोडक्शन लार्जर स्केल पे क्यों नहीं कर सकते? हाँ, करना है। CM अब गंभीर हो रहे हैं इस पर कि इसको कैसे किया जाए। देखिए, ये सब चीजें हैं कि बहुत सोच समझ के चीजों में हाथ डालना पड़ता है, और बीच में जो तरह तरह से लोग परेशान कर रहे थे ED और ये तमाम चीजें, उससे भी काम कई जगह बाधित होता है। आप स्मूथली काम कर रहे हैं और बार बार आपके पीछे लोग पड़ रहे हैं कि आप ठीक से काम नहीं कर पाए, तो इसके कारण भी कुछ काम बाधित हुआ है। लेकिन इस बार जो जनता ने जो मैंडेट दिया है उनको, 56 सीट मिला है। हाँ, 56 सीट मिला है इंडिया गठबंधन को झारखंड में, और मैं इसमें मैक्सिमम क्रेडिट तो हेमंत सोरेन जी को देती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो मेहनत की है और साथ में कल्पना जी ने भी उनका साथ दिया। तो ऐसे करके ये जो मैंडेट मिला है, अब उनकी हिम्मत बहुत बढ़ गई है, और मैं तो उनकी हिम्मत के कायल हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, आपको पता होगा कि जिस दिन
एक बार विधानसभा सत्र था और वो जेल गए थे, 5 महीने तक ईडी ने जेल में रखा था बिना किसी सबूत के। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो उन्हें बेल मिल गया। तो बिना किसी सबूत के उन्हें 5 महीने तक जेल में रखा गया था। तो उस दौरान विधानसभा सत्र के लिए कोर्ट से उन्हें परमिशन मिला था आकर सत्र में कि कुछ कहने का। तो उन्होंने कहा था, मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, मैं बचा कर रखूंगा इनको। तो ये जो उनका जो वाक्य था ना कि मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, तो उसको मुझे लगता है पूरे देश के जितने संवेदनशील लोग हैं उनके दिल में जाके वो बात पहुंची थी। क्योंकि मैं तो चूंकि राइटर हूँ, नेशनल लेवल पर काम करती हूँ, तो बहुत सारे राइटर्स ने, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने मुझे ये बात कही कि क्या भाषण था वो। तो वो एकदम दिमाग तक वो चला गया। एज अ पर्सन मैम कैसे हैं वो? एज अ पर्सन हिम्मती हैं, लेकिन बहुत हम्बल हैं, पोलाइट हैं, बहुत ध्यान से लोगों की बातें सुनते हैं। और कभी मैंने गुस्से में उनको नहीं देखा, हमेशा वो शांत रहते चाहे कितनी भी परेशानी। ऐसा होता है तो मैम उनको मतलब उनकी इन चीज़ों को देखकर, ऐसी विपत्ति के समय में उनको देखकर कि किस तरह से उन्होंने हैंडल किया हंसते हंसते, हर बार मैंने देखा, ऑब्जर्व किया। तो मुझे बचपन में पढ़ी हुई एक कविता है द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी की, वो पंक्तियां याद आती हैं जो उन पर ठीक बैठती है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ये जो पंक्तियां है ना, ये हेमंत सोरेन जी पर एकदम सटीक बैठती है। और गुरुजी का उनको आशीर्वाद प्राप्त है। कहते हैं ना कि वो उनसे उनको मिला है। और सचमुच मुझे गुरुजी के बारे में जैसा मैंने सुना था कि वो जंगलों में रात में पेड़ पर अपने आप को गमछे से बांध कर सोते थे उन दिनों, जब वो संघर्ष कर रहे थे, आदिवासियों के लिए लड़ रहे थे, महाजनी प्रथा के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि इनहेरिट की है हेमंत सोरेन जी ने। और वो इस तरह से अभी झारखंड में देखा आपने कि किस तरह से मैंडेट मिला इतनी बड़ी ताकत के खिलाफ, तो वो भी तो है ही, इसमें कोई शक नहीं। मैम पता है, एक तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप लोगों ने डेफिनेटली बहुत अच्छी एक विक्ट्री पाई है पूरे झारखंड में। बट पता है मैम, एलिगेशन ये लगाते हैं ये लोग कि एक दिन पहले मैया सम्मान योजना का पैसा सब खातों में गया, उस वजह से लोग उस खुशी में लोग आके वोट कर। एक बात बताती हूँ, अभी दिल्ली का इलेक्शन हुआ था ना, तो उसके एक दिन पहले क्या हुआ, बजट सेशन हुआ। तो बजट में क्या क्या घोषणाएं हुई। तो ये तो देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज तो कुछ ना कुछ अपने फायदे में करती है। और देखिए, मैया सम्मान के पीछे है कि जो लड़कियां, जो नाबालिग लड़कियां भी और बालिग भी जाती थी पहले वो ट्रैफिकिंग का शिकार होकर, उनको अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, तो उन पैसों से उनको मदद मिल जाएगी। सपोज कि एक स्किल डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम चल रहा है और उनके घर से काफी दूर है, तो वो उसको तो गाड़ी भाड़ा भी चाहिए जाने के लिए ना, एक लड़की को। तो उनको थोड़ा सा मिनिमम सपोर्ट दे देने से फिर वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। आपको मैं बता दूं कि हेमंत सोरेन जी ने उनकी पढ़ाई के लिए न सिर्फ सीएम एक्सीलेंस स्कूल खोला, जो कि प्राइवेट स्कूल्स की तरह जहां इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्मार्ट क्लासेस हो, बल्कि उन्होंने जो वहाँ के बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं झारखंड के, उनको सरकारी खर्च पर चुनकर अभी 50 बच्चों को वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से लेके जितने भी महत्वपूर्ण स्कूल्स हैं, माने संस्थान हैं वहाँ के, उसमें 5-6 संस्थान में वो चुन के पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और वो पढ़ के आ भी रहे हैं वहां से। अच्छा, तो ऐसी उनकी सोच है वहाँ के लोगों के लिए। मैया सम्मान आप देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे और भी बहुत सारी चीजें हैं। और ये इस राज्य को नंबर 1 बनाने का एक सपना जो है वो पूरा करने में। बट मैम, इसमें एक चीज मैं आपको बोलूंगा, मैया सम्मान सब अप्रिशिएट करता है जी, बट मैम जितने हमारे युवा हैं मैम, वो नाराज है। वो कहते हैं हेमंत दादा हमारे लिए क्यों नहीं सोचते आप। तो मैम उनके लिए कुछ आएगा योजना, देखिए, मैं युवा खुश हो मैम, उनके लिए कुछ अच्छी देखिए, मैं युवा साथियों से बस इतना कहना चाहती हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए। पिछले टेन्योर में जैसे वो सरकार बनी और कोविड आ गया, तो 1.5-2 साल वैसे चला गया, और उसके बाद ईडी सीबीआई करके परेशान कर दिया गया था। मैया लोगों ने, उनको प्रेफरेंस मिला, लेडीज फर्स्ट, तो उनको मिल गया। लेकिन अब जरूर आपके लिए बहुत कुछ सोच के रखे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि अब बारी आप ही लोगों की है। आप लोग धीरज रखिए और बहुत कुछ होगा।
और आईटी वगैरह कभी बिल्कुल, इस हाँ पे हम चर्चा बिल्कुल, मुझे करेंगे मैम। लगता है कि आप उस तरफ वो हाथ बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी हाल में जो उन्होंने फ्लाईओवर वगैरह बहुत अच्छा बिल्कुल। अच्छा बनाया है रांची में, वो एक रोल, मतलब वो दिखाना चाहते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। गति दिखा हाँ रहे हाँ, हैं गति अपने दिखा रहे हैं। और उसमें स्पीड, देखिए गाड़ियां वहाँ स्पीड से निकल रही हैं, जाम से मुक्ति मिल रही है शहर को। वो चूंकि कैपिटल है, वहाँ एक पर संदेश है ट्रांसपोर्ट बड़ा कैपिटल संदेश से। है, और ट्रांसपोर्ट नगर बना है इतना खूबसूरत, आप जाएंगे आपको यकीन नहीं होगा कि वो इंडिया में है। इतना खूबसूरत, इतना बड़ा, इतना भव्य। तो ये सब अब वो स्टार्ट कर रहे हैं, इसको कनेक्ट करेंगे दूसरे गाँव के साथ, और ये 24 डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड का, उसको जोड़ के और एक ऐसा झारखंड बनाएंगे कि हमारे युवा साथियों को अपने राज्य में रहकर काम करने का अवसर मिलेगा। उनको पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल। ऐसा उनका सपना है माननीय हेमंत सोरेन जी का, और मुझे लगता है बहुत जल्दी वो पूरा होने वाला है। आपके थ्रू मैम, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि इट्स अ ब्लेसिंग कि आप हमारे साथ हैं। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा सर, अगर सुन रहे हैं, कि एटलीस्ट हम युवाओं के लिए वहाँ के लिए कुछ सोचें, क्योंकि मैम हम 10th 12th के बाद सोचते हैं बाहर कहाँ पढ़ाई करें। बिल्कुल, हाँ। और आज एक हमारे को युवा मुख्यमंत्री मिला है, तो हमारे लिए एक अच्छी बात है कि हम उनसे कनेक्ट कर पाते हैं, वो हमसे कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है। मैंने देखा है उन्होंने हर एक सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर को फॉलो किया है झारखंड के, जो अच्छा कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो खुद देखते हैं लोगों को। बिल्कुल। तो एज अ चीफ मिनिस्टर अगर वो इन्फ्लुएंसर्स को भी देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अच्छा आईटी हब बने, अच्छा कॉलेज बने, ताकि हम बड़ी बड़ी कंपनी जो आईटी है मैम, वो एक आईटी सिटी रांची में बने, या फिर धनबाद में या जमशेदपुर में, ताकि हम लोग भी वहाँ जाएं, लोग बाहर से आए। क्योंकि टूरिज्म के मामले में मैम झारखंड से खूबसूरत कुछ नहीं। लोग मैम जामताड़ा के थ्रू हमको इनफेमस करते हैं, हाँ। साइबर क्राइम की वजह से वासेपुर मूवी बनती है तो धनबाद इनफेमस होता है। हम लोग फेमस हैं लेकिन गलत चीज़ों के लिए। बट हम चाहेंगे मैम ये टूरिज्म प्रमोट हो, और जब लोग आएंगे, युवा आएगा मैम, तो नई रील्स बनेंगी और झारखंड नंबर 1 ऐसे ही बनेगा मैम। हाँ बिल्कुल। और देखिए मुझे लगता है बहुत जल्दी ये होने वाला है, क्योंकि मैं भी सोच रही थी, मैं पार्लियामेंट से भी पूछना चाह रही थी कि हमारे देश में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और इस तरह के जो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लेवल का कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, नहीं है। और हमारे यहाँ जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स हैं या जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उन्हें भी विदेशों में जाके करना पड़ता है। रांची की एक लड़की इजराइल में कुछ रिसर्च कर रही थी युद्ध के दिनों में, बहुत मुश्किल से उसको हम लोग लाए वापस। अच्छा। हाँ, तो वो फिर वापस चली गई। युद्ध पूरी तरह से थमा भी नहीं था कि नहीं, उसको फिर वहाँ जाके पूरा करना है। हाँ, तो अब हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी कि हमारे यहाँ ही इस तरह की व्यवस्था हो कि वो उस लेवल का हो, क्योंकि नालंदा, तक्षशिला जैसे यूनिवर्सिटीज हमारे देश में थे, एक समय में भारतवर्ष में थे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ भी प्रतिभा नहीं है। यहाँ अब अमेरिका, इंग्लैंड में जाके देखिए, जितने बड़े डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, MBA किए हुए जो है, CEO वगैरह बड़े बड़े पदों पर हैं, तो उनमें टैलेंट तो है, बस खाली थोड़ा सा अवसर देने की डायरेक्शन चाहिए मैम, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन मिले तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आप देखिए तेज तो है मैम, जामताड़ा के लड़के कितने तेज हैं मैम, बहुत तेज है। तब तक बिना मैंने, वो लोग अनपढ़ भी होते हैं, लेकिन बिल्कुल मैम। और मैम बहुत से ऐसे लोग हैं मैम जो अच्छी पोजीशन में हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी MNCs में हो, लेकिन वो आज भी शर्माते हैं बोलने में कि आई एम फ्रॉम झारखंड। वो या तो बिहार बोलते हैं तो बंगाल बोलते हैं। तो मैम वो पोजीशन आपसे रिक्वेस्ट है मैम, आपके माध्यम से मैम प्लीज़ हम सबके लिए एक पोजीशन बनाइए। आज हम शूट कर रहे हैं मैम नोएडा में, कल के डेट में मैम आप हमको एक अपॉर्चुनिटी देंगे रांची में एक स्टूडियो बढ़िया, तो हम लोग वहाँ शूट करेंगे मैम। तो हमारे गेस्ट बाहर से आएंगे, रांची घूमेंगे, तो वो मैं बिलीव करता हूँ कि आप लोग अब मैम इसको पूरा करेंगे। आपका टेन्योर अभी बचा है काफी। बिल्कुल, ये माननीय हेमंत सोरेन जी का बहुत सारा सपना है और एक एक करके वो पूरा करेंगे और बहुत तेजी से करेंगे। उस समय डिस्टर्बेंस था तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपको पूरा चेंज देखने को मिलेगा। और युवा साथी के लिए भी मैंने कहा ना, अगली बारी आपकी है, आपके लिए सोचेंगे। और CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो है वो इसलिए भी है ना कि वो लोग उस लेवल की पढ़ाई करें कि प्राइवेट स्कूल से जो पास आउट हैं उनके साथ कंपटीशन में बैठ सके, उस लेवल पर पहुंच सके। ऐसी ही उनकी सोच है, तो निश्चित रूप से बहुत जल्द कुछ होगा। अब मैम आपसे एक चीज पूछूंगा, झारखंड में सबसे खूबसूरत जगह आपको कौन सी लगती है? देखिए झारखंड में ऐसा है ना, ताकि मैं चाहूंगा आप प्रमोट करें ताकि व्यूअर्स बाहर से आए घूमने। बिल्कुल, देखिए झारखंड, मैं चूंकि रांची में ही जन्मी पली बड़ी हूँ, 1932 की खतियानी भी हूँ, जो कि खतियान की बात बार बार जो मिसाइल की बात बहुत होती है, यही मांगा जाता है। हाँ, तो उसमें ऐसा है कि आप रांची से ही अगर निकलेंगे किसी भी दिशा में, बस आधे घंटे की दूरी के बाद से इतना खूबसूरत आपको लगेगा वो ग्रीनरी, वो साल के जंगल, और बहुत खूबसूरत है। आप खाली पतरातू घाटी चले जाइए,
रांची से कितनी दूर है। आप महेंद्र सिंह धोनी जी पर जो फिल्म बनी थी उसमें पतरातू घाटी दिखाया गया था, वो सांप से इसी सड़कें ऐसी लेटी हुई और चारों तरफ जंगल, ऐसे कहीं भी हुनरू, जोना, दसम, ऐसे बहुत सारे अब नए नए फॉल्स भी निकल रहे हैं जो प्राकृतिक जो झरने हैं हर जगह बिखरे पड़े हैं। कहीं भी चले जाइए आपको बहुत खूबसूरत लगेगा। और एक बार मुझे याद है बूढ़ा पहाड़ एक है जो पहले नक्सली गतिविधियों के लिए बहुत फेमस था। अब वहाँ पे माननीय हेमंत सोरेन जी हेलीकॉप्टर से उतरे थे, क्योंकि उस पहाड़ पे चढ़ने में भी लोग डरते थे पहले, लेकिन इन्होंने उस जगह को कंट्रोल कर लिया है, मतलब अब बहुत अच्छा हो गया। तो वहाँ जाके उन्होंने कहा वो इतना खूबसूरत कि उनको लग रहा था कि ये हम क्यों शिमला मनाली जाते हैं। हमारे यहाँ जितने भी बाहर से लोग आते हैं वो कहते हैं कि झारखंड के लोगों को शिमला मनाली जाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसी वादियाँ, नेतरहाट है, बेतला है, आप राम रेखा पहाड़ चले जाइए, सिमडेगा के पास के जंगल अद्भुत सुंदर है। गुमला और सिमडेगा के बीच में पालकोट और ये सब जगह है जो ज़्यादा वहाँ तक लोग पहुँचे नहीं हैं। बहुत सारे वर्जिन इलाके हैं जो इतनी खूबसूरत है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि इसको डेवलप कर देने से ये जो खूबसूरती है ना, फर्स्ट हैंड खूबसूरती, वो कहीं नष्ट ना हो जाए, शिमला जैसा वहाँ धसार ना हो जाए। अच्छा, कई आप बार बचाना होता है चाहते हैं? हाँ। मुझे तो कई बार बहुत, मैं इसमें बहुत ईर्ष्यालु हो जाती हूँ कि हमारे झारखंड की खूबसूरती को नज़र ना लग जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा होटल, बहुत ज़्यादा ये सब बन जाने से मतलब जिसे कंक्रीट का जंगल कहते हैं, तो फिर ये जो एक्चुअल जंगल है कहीं वो ना नष्ट हो जाए। क्योंकि वह पलाश फिर साल के जो जंगल है ना, जब कहते हैं ना फायर ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं ना पलाश को, वो ऑरेंज कलर के, डीप ऑरेंज कलर के जो पलाश खिलते हैं, आप जाके देखिए क्या खूबसूरत लगेगा। अब जमशेदपुर से रांची चले जाइए बाई कार, तो बसंत की ऋतु में आपको चारों तरफ हरियाली और उसके बीच में पलाश दिखेंगे। फिर जब सरुल का पर्व होता है, वहाँ पर साल के पेड़ में वो दुधिया रंग के जो फूल खिलते हैं, सखुआ बोलते हैं उसको, और उसको सारजोम बोलते हैं। एक्चुअली 32 जनजाति हैं झारखंड में, मैं क्लियर कर देती हूँ। वहाँ पर 32 ट्राइब्स हैं, तो उसमें से 7 प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, और बाकी जो है जैसे संताली, मुंडारी, हो, खड़िया और इस तरह से हैं। और जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो भी है, सादरी जो नागपुरी भी बोलते हैं उसको, फिर खोटा, पंचपरगनी, कुरमाली, ऐसे करके। तो वहाँ 5 जनजाति और 4 कुरमाली भाषाओं की पढ़ाई भी होती है यूनिवर्सिटीज़ में। तो कई जो जितने भी आदिवासी हैं अलग अलग हैं, ठीक है, कोई संताली है, कोई मुंडारी है, कोई हो है, लेकिन उनकी संस्कृति लगभग एक जैसी है, जंगल की संस्कृति है। और उनके जो नृत्य, संगीत, नगाड़ा, मांदर और ढोल, ये सब भी जो बजते हैं तो लगता है कि एक जैसे हैं, बहुत सिमिलरिटी है। और जब रात के समय में आप किसी गेस्ट हाउस में जाएंगे जंगल में, जैसे सारेंडा का जंगल हो गया, 700 हिल्स जिसे कहते हैं, वो तो इतना खूबसूरत है। ऊपर में मेघालय एक गेस्ट हाउस है सेल का, जहाँ पर आयरन और माइनिंग होती है, उसको गेस्ट हाउस है। ऊपर में आप बैठेंगे तो जाड़े के दिनों में कभी कभी फॉग या बरसात में एकदम बादल आके उस गेस्ट हाउस के कमरे में भर जाते हैं इस तरह। और चलेंगे तो पूरा सफ़ेद साल के जंगल के बीच में आपको बादल दिखेंगे। मतलब झारखंड बहुत खूबसूरत है, वहाँ डैम है इतने बड़े बड़े, और प्राकृतिक संपदा तो वहाँ ऐसी है, उसमें खनिज पदार्थ हैं। तो कई जगह माइनिंग की वजह से पॉल्यूशन भी हो जाता इस पे आने वाला था। हाँ, आयरन और जी, तो आयरन और जहाँ है माइनिंग होती है, तो दूर से आपको पता चल जाएगा कि उसका डस्ट उड़कर पूरे पेड़ों पर जब पड़ता है। जहाँ कोयले की माइनिंग होती है वहाँ कोल डस्ट से पेड़ पौधे ढक जाते हैं, तो वो खूबसूरती तो कहीं ना कहीं नष्ट हो रही है। लेकिन अगर हमारे पास इतनी संपदा है, प्राकृतिक संपदा, तो इसलिए हमारी सरकार, हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी चाहते हैं कि क्यों नहीं हमारा राज्य नंबर 1 राज्य बने, जबकि अब नीचे से दूसरे पायदान पे है पिछड़े राज्यों में। तो उनको तो करना है और हम सभी लोग साथ देंगे, आप लोग भी साथ दीजिए, तो हमारा झारखंड नंबर 1 बनेगा। युवा युवती सबके लिए हमारी सरकार सोच रही है और सबको लेकर ही आगे बढ़ना है। जी मैम, पता है जैसे आपने बैठे बैठे पूरा झारखंड घुमा दिया, मुझे लगता है कि आप एक एक जगह गए हैं। अरे एक एक जगह बार बार गए हैं, और आप बार बार गए हैं और आपने एक एक चीज को फील किया। जिस तरीके से आप एक फ्लो में आप बोलने लगे, ऐसा लगा कि आप बिल्कुल आप भी उसी डायरेक्शन में घूम रहे हैं। मेरा एक नॉवेल है, पढ़ लीजिएगा, मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ, उसमें पूरा झारखंड दिखाई देगा आपको, वहाँ के जंगल, वहाँ की रीति रिवाज, जितने रिचुअल्स हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, बहुत सारे रिचुअल्स मिलेंगे। और क्या डिजास्टर है वो भी दिखेगा, नक्सलवाद भी दिखेगा उसमें, आपको हर चीज उसमें दिख जाएगी, झारखंड दिख जाएगी। मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ, मेरा राजकमल प्रकाशन से है।
नहीं, मैं सबको मैं लिंक भी भेज दूंगा और चाहूंगा कि सब लोग पढ़ें और समझें झारखंड की असली खूबसूरती। अब मैम पोल्यूशन की बात हुई और डिजास्टर की बात हो रही थी। मैम मैं धनबाद से आता हूँ और मेरे धनबाद के चारों तरफ सिर्फ धूल है, झरिया में सिर्फ आग लगा हुआ है जमीन में। मैम लोग टीबी से और न्यूमोक्लोसिस से मर रहे हैं। हम आज भी मैम सुरक्षित सेफ नहीं करते। वहाँ का हवा, सब कहते हैं दिल्ली के पोल्यूशन को 300 350 सेम बीट करता है मैम धनबाद और मैथन जैसे एरिया पूरा जो कोल से भरा हुआ है। तो मैम इसके लिए आपकी सरकार क्या करेगी? देखिए सबसे बड़ी बात कि अभी तो पर आपने मैंने आपका सेशन भी देखा था, आपने ये बात उठाई थी। जी, मैं पहले भी उठाई थी और कल भी मैंने बजट सेशन पे बोलते हुए मैंने माननीय निर्मला सीतारमन जी से ये रिक्वेस्ट किया कि आप लोग इस बजट में क्यों नहीं डिजास्टर मैनेजमेंट बजट एक बनाते हैं धनबाद झरिया जैसे इलाकों के लिए, जो इतनी कीमती संपदा को आग जला रही है इतने सालों से, पॉल्यूशन हो रहा है, वहाँ के लोग माइग्रेट कर रहे हैं और सेम चीज़ यहाँ दिल्ली में भी है, इतना पॉल्यूशन है, तो उसके लिए एक डिजास्टर मैनेजमेंट बजट तो अलग से बन ही सकता है। अब किसी एक फिक्स बजट के अंदर सबको कर देते हैं तो उसमें फोकस नहीं किया जाता है, ये सरकार को करना चाहिए। और जो आप कह रहे हैं पॉल्यूशन, ये स्टेट तो कर ही रहा है, लेकिन चूंकि कोल माइंस जितने भी हैं जहाँ से पॉल्यूशन हो रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। तो ऐसे तो मैं कोल माइंस एंड स्टील कमेटी की मेंबर हूँ, स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट्री, तो उसमें भी मैंने अपने मीटिंग्स में मैं बार बार इन मुद्दों को रखती हूँ कि कैसे करके वहाँ पॉल्यूशन से लोगों का बचाव हो। कल मैंने ये भी कहा कि CSR फंड जो सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो CSR है उसका काम है पॉल्यूशन से रोकना, पॉल्यूशन को रोकना, गाँव वालों को उससे बचाना, या उनके स्कूल, हॉस्पिटल, उनके आर्ट कल्चर अपने आसपास के क्षेत्र में करना। लेकिन अचानक से अभी जो केंद्र सरकार जो इंटर्नशिप के लिए जो अभी योजना लाई है कि स्टूडेंट्स को 1 करोड़ स्टूडेंट्स को ये CSR से माने कंपनियां जो है वो उनको इंटर्नशिप कराएगी। तो मैंने ये सवाल भी उठाया कि जिस पैसे से उनको लोकल जो डेवलपमेंट करना था इन चीज़ों में, पॉल्यूशन वगैरह से, अब वो फंड अगर मान लीजिए इंटर्नशिप में चला जाए, और उसमें मेरे सवाल पे माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि नहीं हम लोग जॉब गारंटी नहीं देते हैं, सिर्फ उनको ट्रेनिंग देंगे, कंपनियां देंगी, तो फिर वो जॉब के लिए बाहर चली जाएगी ढूंढने के लिए जॉब। तो जो लोकल लोग तो वो ठगे से महसूस करेंगे कि CSR का पैसा जो उनके डेवलपमेंट के लिए था वो चला जा रहा है इसमें, तो उसके लिए सरकार अलग से बजट क्यों नहीं बनाती? ये मैंने सवाल किया है इस बार। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैम, क्योंकि CSR का फंड उस एरिया के डेवलपमेंट में लगना चाहिए, ना कि इंटर्नशिप। तो मैम एक बंदा कहीं भी कर सकता है। और मान लीजिए कोई लड़का वहां से इंटर्नशिप करेगा तो उस गांव में उसको तो नौकरी मिलेगी नहीं, वो तो फिर जॉब के लिए चला जाएगा बाहर, तो फिर गांव वालों को क्या फायदा उससे? कुछ नहीं ना। तो ये चीज मैंने और वो भी मैम क्लियर नहीं है ना कि आपने कितने रुपए खर्च किए। हाँ, कोई क्लियर नहीं है। वो CSR फंड तो आप बता दोगे कि आपने इतना परसेंटेज हमने खर्च कर दिया। वही बात है। तो मैम क्लैरिटी, उनको मंथली पैसा भी देना ना, 500 कंपनी देगी और बाकी सरकार कुछ देगी, इंटर्नशिप में पैसे कुछ देंगी, तो वो पैसा मतलब अगर 500 रुपया भी देती है 500 रुपए स्टाइपेंड बहुत कम है। 500 करोड़ हो गया ना, 500 करोड़ नहीं, एक बंदे पे 500 रुपए स्टाइपेंड कम है मैम। कम है ये तो मैम यही हो गया ना, फ्री बीज दे रहे हैं इंटर्नशिप के नाम। हाँ, नहीं, जो कंपनी 500 देगी, 4500 गवर्नमेंट देगी, वो तो 5000 दे रही है, फिर भी आज की डेट में कम है। हाँ, कम है। लेकिन अगला ट्रैवल करेगा, काम सीखेगा, 3 महीने बाद पता चल रहा है कि उसके पास जॉब नहीं है, वो करेंगे, करने के बाद वो जॉब नहीं है, फिर बाहर चले जाएंगे ना जॉब के लिए। तो उससे CSR से उसको नहीं करके किसी दूसरे बजट को जनरेट करके अलोकेट करना चाहिए, बिल्कुल, और उसके बाद उससे करना चाहिए, ये मैंने कहा। नहीं, बहुत अच्छा थॉट है मैम। एक तो पहले डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो आपने बताया, इससे झरिया बचेगा, कुछ तो उसमें राहत मिलेगी, और दूसरी चीज जो आपने बताया CSR एक और करकट्टा कोलियरी जो है खलारी में, फिर मैंने CCL के वहाँ के लोकल जो GM वगैरह से बात की, फिर मैंने पार्लियामेंट में भी ये बात उठाई थी कि भाई ये जो यहाँ नई आग लगी है इसको अभी नहीं बुझाएंगे तो फिर ये झरिया बन जाएगा। तो उसमें फिर मैं दोबारा पता चला कि अभी भी आग नहीं बुझी है, फिर मैं दोबारा बात की, तो वो भी अभी फैल रहा है, उसको भी रोकना आपने कोशिश किया होगा। हाँ, वो भी फैल रहा है आग। तो अब मैंने उसके बारे में भी कल भी ये बात कही, समय रहते अगर उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। मैम एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, बड़ा क्यूरियस है, मैं चाहता हूँ ऑडियंस भी जानना चाह रही होगी। मैम जैसे लोकसभा को हम जानते हैं कि हमने चूज किया, राज्यसभा जो हम चुन के आती है पार्टी से, मैम उनका क्या रोल रहता है एक सिटी के या फिर एक आसपास के एरिया में डेवलपमेंट के लिए?
देखिए, हमारे लिए तो पूरा स्टेट है, हम पूरे स्टेट का डेवलपमेंट कहीं भी कर सकते हैं। और फंड तो बहुत छोटा होता है, एक विधानसभा के लिए जितना है उतना ही राज्यसभा के लिए, पूरे स्टेट के लिए 81 विधानसभा के लिए उतना ही फंड होता है। तो फंड से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बहुत छोटी मोटी राशि है। लेकिन क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे कमिटीज़ में हमें रखा जाता है, जैसे अभी दिशा की मीटिंग है, फिर 15 सूत्री जो सरकार का है उस पर, रेलवे से रिलेटेड जितने भी मीटिंग्स होते हैं, तो उसमें है कि हम लोग अपना उसमें कहाँ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या ज़रूरत है स्टेट को, ये सब डिमांड हम लोग करते हैं। और ऐसा बहुत कुछ है। फिर स्टैंडिंग कमेटी में है, तो स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू कोल माइन स्टील कमेटी जैसे मेरे पास है, कल्चर एंड स्पोर्ट्स का कंसल्टेटिव कमेटी है, और पेपर ले वाला भी है। तो ऐसे करके अलग अलग कमिटीज़ जो मिलते हैं। अभी जैसे मान लीजिए बहुत सारे बोर्ड, वक्फ बोर्ड वगैरह का जो अभी जेपीसी की अभी मीटिंग आपका हो रही है। स्टेटमेंट और उनका भी आपका स्टेटमेंट का लोकसभा में वायरल हो रहा है। कौन वाला? वक्फ बोर्ड में आपने और ओवीसी साहब ने कुछ बोला है शायद। जी। तो तो जो भी है, मतलब वक्फ बोर्ड पर हमने यही बोला कि ये तो इनकी जो प्रॉपर्टी है, कल को गुरुद्वारा की प्रॉपर्टी पर भी अगर सरकार नज़र डाल दे, या चर्च की प्रॉपर्टी पर भी, चर्च जहाँ होते हैं उनके आसपास बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, तो उस पर भी सरकार का कंट्रोल हो जाएगा। तो फिर वो सरकारी प्रॉपर्टी जैसी हो जाएगी ना, या तो सरकारी प्रॉपर्टी होगी या फिर प्राइवेट के हाथों चली जाएगी। बहुत सारे पोर्ट, एयरपोर्ट प्राइवेट के हाथों अभी चला गया है, तो अब पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। तो फिर जनता का रोल कहाँ है? लोकतंत्र है, तो जनता की प्रॉपर्टी है ना। देखिए, जैसे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, वैसे ही चर्चेस की प्रॉपर्टी है, वैसे ही गुरुद्वारा की प्रॉपर्टी है, वैसे ही बहुत सारे मठ है, जैसे रामकृष्ण मठ और अच्छे अच्छे बेलूर मठ। तो ये सब मठ हैं, बौद्ध मठ हैं, जैनियों का अपना इस तरह से उन लोगों का भी मठ है, हिंदू मंदिर और सब अपने भी, उनके भी बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट होते हैं, बोर्ड होते हैं। तो अगर किसी, चूंकि हमारे देश में संविधान में सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा दिया गया है, तो कल के डेट में ये लोग सवाल उठाएंगे कि बाकी धर्मों के साथ भी ऐसा हो, तो फिर एक chaos नहीं हो जाएगा। तो मैम पता है क्या, जैसे आप लोग के साथ युवा कनेक्टेड हैं और हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं, तो मैम एक स्टेट पॉलिटिक्स, क्योंकि आप एक स्टेट पॉलिटिक्स में थे, आपने शुरुआत की अपनी झारखंड से, और आज राज्यसभा में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो झारखंड को, हमारे 3 करोड़ की आबादी है उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो मैम नेशनल पॉलिटिक्स वर्सेस स्टेट पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंस है, ताकि युवा जो जुड़ना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, वो उनको एक क्लैरिटी मिले? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोकल है वही ग्लोबल हो सकता है। ग्लोबल बनने के लिए पहले लोकल होना जरूरी है। आपके पाँव धरती पर होंगे तभी आप आसमान में उड़ सकते हैं। हवाई जहाज भी जमीन से ही उड़ती है। तो अगर आप लोकल पॉलिटिक्स में हैं तभी जाके आप नेशनल पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप मान लीजिए, अभी हमारे यहाँ महिलाएं जो चुन के आई हैं, हमारे यहाँ तो आरक्षण कर दिया गया महिलाओं के लिए 50% जो लोकल चुनाव में, निकाय चुनाव में। तो आपने देखा होगा कि जिला परिषद में बहुत सारी ऐसी मेंबर चुन के आई है महिला, मुखिया अभी चुन के आई महिला है। हाँ, और फिर उसी एक तरह से जिला परिषद की जो अध्यक्ष भी बनी है, उस तरह से जो वार्ड का चुनाव होता है उसमें भी बहुत सारी महिलाएं हैं। हमारी मेयर भी महिला थी। तो इस तरह से जो धरातल सबसे छोटी इकाई ना होती है ये सब, कि आप मोहल्ले के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। पार्षद चुनाव क्या है? तो मोहल्ले के लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं, इसका मतलब आप समाज सेवा कर रहे हैं। उनकी छोटी छोटी जो ज़रूरतें हैं, चाहे वो नाली गली की ज़रूरत क्यों ना हो, लाइट की हो, या छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, उनका कुछ आधार कार्ड बनाना, या जो साइन ज़रूरत होता है कोई भी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में, यहाँ से शुरुआत होती है। और उसके बाद फिर आप विधायक बनते हैं। तो विधायक बनते हैं, MLA बनते हैं, तो फिर आपका दायरा थोड़ा बड़ा हो जाता है। ज़्यादा लोगों के बीच आपको काम करना है। तो एक विधानसभा के अंदर बहुत सारे वार्ड होते हैं, तो आपको उस अनुभव से आपको विधायक बनने में लाभ होता है कि फिर आप पहले एक वार्ड में काम कर रहे थे, आप उस विधानसभा के अंतर्गत इतने ही वार्ड में काम कर रहे हैं। और उसके बाद वहां का काम करने के बाद फिर उसमें विधायक में फायदा ये है कि आप असेंबली में बैठते हैं। जब आप असेंबली में बैठते हैं तो स्टेट की पॉलिसी बनाने में आपकी भूमिका आ जाती है। अगर आपके पास अच्छी विजन है, आपको आर्ट कल्चर का नॉलेज है, या आप कुछ भी आप चाहते हैं कि जनता के लिए ये काम हो, तो फिर वो आप
आपकी भी उसमें भूमिका रहेगी कि आप उस स्टेट को क्या बनाना चाहते हैं। तो इसलिए विधायक का अच्छा चुन के आना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं यूथ को कहूंगी कि आप जरूर आइए पॉलिटिक्स में। आप जो चाह रहे हैं, आप नई दुनिया देख रहे हैं ना, आप ग्लोबल हैं, क्योंकि आप इंटरनेट के माध्यम से आप पूरी दुनिया को देख रहे हैं। और उसमें है कि आपका जो विजन होगा, आप कैसे सपनों का झारखंड चाहते हैं, आपके सपनों का देश कैसा होगा, ये आप बताएंगे उस असेंबली में बैठकर। आप पॉलिटिक्स से दूर भागती है युवा आजकल, लेकिन वो समझते नहीं है कि आप जो चाहते हैं, आपके मन में जो भड़ास है या आप जो भी असंतुष्ट हैं अपने नेताओं से, तो ये तो आप खुद ही इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप खुद नहीं आ रहे हैं पॉलिटिक्स में। तो जो पहले से आ रहे हैं, आप उस जगह को खाली रखेंगे तो जगह तो खाली रहेगी नहीं, उसको भरने के लिए कोई ना कोई आ जाएगा। तो पढ़े लिखे लोग अगर आएंगे, जिनके पास अच्छी सोच है, विजन है, तो निश्चित रूप से असेंबली में जो आपकी बातें आएंगी तो उससे अच्छी पॉलिसीज बनेंगी। और उसके बाद अगर आप मंत्री बन जाते हैं तो आपको जो भी विभाग मिलेंगे, उस विभाग में आपको काम करने का, अपने हाथ से काम करने का मौका मिलेगा। अगर आपको टूरिज्म मिल जाता है, कल्चर मिल जाता है, स्पोर्ट्स मिल जाता है, तो आप अपने हिसाब से वो टूरिज्म को डेवलप करेंगे। आप बाहर से कितना भी चीखते रहे ऐसा हो करना, जिनको अपने हाथ से है, अगर वही आप बन जाते हैं तो आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। और उसके बाद आप अपने स्टेट को डेवलप करने के बाद कभी आप MP इलेक्शन जीत जाते हैं, अगर लड़के आपका दायरा और बढ़ता है। जैसे हमारे यहाँ 6 विधानसभा को लेकर एक MP का क्षेत्र है, तो आप उसके बाद और बड़ा सोचिए, आप लोकसभा में जाइए। लोकसभा में अगर जाते हैं और आपकी सरकार बन जाती है, आप जिस पार्टी से हैं, अगर उसकी सरकार बन जाती है कल को, क्योंकि ये तो परिवर्तनशील है, आज कोई है, कल कोई रहेगा, परसों कोई आएगा, ये होता ही रहता है, पॉलिटिक्स में चेंज होते रहते हैं। तो फिर वहां फिर आप भी सेंट्रल में आप मिनिस्टर बन सकते हैं। सेंट्रल में मिनिस्टर बनेंगे तो पूरे देश के टूरिज्म को, एजुकेशन को, वहाँ के आर्ट कल्चर को, हर क्षेत्र को, यहाँ तक कि जो एग्रीकल्चर है और जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, किसी ना किसी मिनिस्ट्री में अगर आप काम करेंगे तो आपकी जो सोच है, IT में आप अपना अगर कुछ है तो उसको डाल सकते हैं। तो ऐसे ही करके तो होता है। तो इसमें तो मैं तो हमेशा कहूंगी कि यूथ जरूर आए और अच्छी सोच लेकर आए, ताकि बदलाव आए। और आप नहीं आएंगे तो वैसा ही चलता रहेगा फिर जैसा चल रहा है पहले। मुझे लगता है इस मैसेज के बाद बहुत सारे लोग अपने माइंड को बदलेंगे और ज्वाइन करेंगे सबके साथ। तो मैम, जैसे आपने अभी यूथ की बात की, यूथ में जयराम महतो बहुत एक फेमस पर्सनालिटी है और विधायक भी बन के आ रहे हैं वो, और मुझे लगता है कि वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक है यूथ के बीच में। तो मैम, आपको क्या लगता है, उनसे कुछ डिफरेंसेस आएगा विधानसभा में, या उनका जो पॉलिटिक्स करने का स्टाइल है, जो एग्रेशन वाला, वो आपको कैसा लगता है? देखिए, लोकतंत्र में तो हमेशा गुंजाइश रहती है, सब लोग आते हैं और हेमंत जी खुद चाहते हैं कि अच्छे लोग आए। तो अगर है तो मुझे लगता है कि इसमें किसी को बुरा क्यों लगेगा, बहुत अच्छी बात है। और स्टेट का अगर सब कोई अच्छा सोचे, अभी तो मैंने कहा ही ना कि अच्छे यूथ आए, चाहते हैं युवा आए। हाँ, युवा आए और आएंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी सरकार चल रही है उनको अच्छे सजेशंस मिलेंगे उनसे। अगर किसी कहीं फ्रस्ट्रेशन है तो ये सुझाव वो निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे, ताकि मुख्यमंत्री जी को भी पता चलेगा कि किसी क्षेत्र में किसी के मन में असंतुष्टि है तो वो उसे दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये जयराम जी सजेशन देंगे तो निश्चित रूप से हेमंत जी उसको पूरा करेंगे। तो मैम, आपको लगता है कि हेमंत जी इज ओपन टू एवरीवन? यस, वो बहुत अच्छे लिसनर भी हैं और वो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और सबकी सुनते हैं। और कोई अगर कहता है कि किसी ने उनके खिलाफ कुछ कहा, लेकिन हम लोग जब देखते हैं कि वो उनसे मिलते हैं तो इतने प्यार से मिलते हैं कि मुझे लगता है कि वो दोबारा ऐसे उनके खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। सबसे बहुत प्यार से मिलते हैं और सबको बहुत इज्जत देते हैं हेमंत सोरेन जी। ये मैंने देखा, मैडम को भी देखा है, वो भी बहुत अच्छी हैं और दोनों बहुत सुलझे हुए हैं। और पार्टी के लोगों को उनसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि एक परिवार की तरह हम लोग हैं। JMM मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा एक परिवार है, पार्टी नहीं, और सबको बराबर का सम्मान मिलता है और सबके लिए सोचते हैं। एज अ लेडी आपने एक हिम्मत दिखाई है, झारखंड से होके आप सबके बीच में बैठ के अपनी हमारे को रिप्रेजेंट कर रहे हो मैम। तो वो इंस्पिरेशन, क्योंकि आप एक बंगाली फैमिली से हैं और आई नो कि आप एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं मैम। तो एक रविंद्रनाथ टैगोर जी का मैम कुछ एक उल्लेख आप करते, आपकी पर्सनालिटी को दिखाते हुए, कोई अगर आपको ऐसे याद आ रहा हो तो बड़ा अच्छा लगेगा मैम ऑडियंस को। रविंद्रनाथ की एक कुछ पंक्तियां हैं जिसे हिंदी के लोग भी काफ़ी पसंद करते हैं और कई बड़ी हस्तियों ने उस गाने को गाया भी है या उसको कोट भी किया है। मैं बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इंस्पिरेशन देता है वो गाना, कोशिश करती हूँ। नहीं मैम,
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে तभी একলা চলো রে। इतना ही गाते हैं मैम कि इसका मतलब कुछ बताएंगे आप, ताकि हिंदी ऑडियंस भी समझ जाए जी जी, जो इसका झारखंड से अर्थ बाहर है। ये है कि जैसे आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपने पुकारा है कई लोगों को कि चलो आओ मेरा साथ दो, अगर कोई नहीं आपका साथ दे तो आप अकेले ही चलो, पीछे से लोग आते जाएंगे, अगर आपका काम अच्छा है तो कारवां बनता चला जाएगा। हाँ, मुझे लगता है मैम ये हिडन टैलेंट ऑफ जेएमएम था। अच्छा नहीं नहीं मुझे आपने पहले गाया कभी? मैं बंगाली फैमिली से हूँ तो क्लासिकल नहीं, ओपनली कभी आपने गाया है सभा ओपनली में? तो नहीं गाती हूँ। बचपन में क्लासिकल म्यूजिक सीखने का कुछ समय तक सौभाग्य मिला था। मुझे गिटार बजाने का भी बड़ा शौक था। मैं हवाइन गिटार बचपन में बहुत बजाती थी, कई स्टेजेस में नाइस मैम। बजाई, और नृत्य नाटिका वगैरह की हूँ। यूनियन क्लब में लाइव मेंबर रही हूँ, तो वो करीब 150 पौने 200 साल पुराना क्लब है। बाप तो रे। वहाँ पर बहुत कल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं। बंगाल Great. के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट वहाँ हमेशा सालों भर आते रहते हैं, Great. उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। मैंने पुणे FTII से फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स किया है, अरे इसका भी बड़ा शौक रहा है। फिर फिल्म राइटर्स एसोसिएशन की मेंबर रही हूँ मैं, मुंबई में प्रोग्राम वगैरह अटेंड किया है। और इसके अलावा चूँकि मैं राइटर हूँ तो देश भर में लिटरेरी फेस्टिवल्स में जाने का अवसर मिलता रहा है, चाहे वो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हो, साहित्य अकेडमी मुझे बुलाते रहे हैं, क्योंकि मुझे MP साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है। Great, और राइट कई मिले हैं, लेकिन ये मेरे लिए बहुत सम्मानजनक है। और इसके अलावा भारतीय ज्ञानपीठ और जितनी भी हिंदी की मुख्य धारा की पत्रिकाएं हैं उनमें छपी हूँ, और उपन्यास वगैरह लिखा है। तो साहित्य की एक अलग दुनिया है जिसके लिए दिल्ली और देश भर के विभिन्न जगहों से मेरा एक संपर्क रहा है, आना जाना चलता रहता है। कार्यक्रमों में बहुत बड़े बड़े लोगों से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला है। सोशियोलॉजिस्ट के रूप में जो कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स अटेंड की हूँ, उसमें भी देश विदेश में जाने का मौका मिला। इसके अलावा अभी हाल में शिकागो यूनिवर्सिटी ने इनवाइट किया था एक MP के रूप में, कुछ MPs को, उसमें भी मैं गई थी। वहाँ भी काफ़ी विद्वानों के साथ इंटरेक्शन हुआ है। विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन के रूप में नेशनल विमेंस कमीशन के बहुत सारे प्रोग्राम्स में देश भर के बहुत सारे स्टेट्स में जाके वहाँ की महिलाओं का प्रॉब्लम को देखने का, सुनने का अवसर मिला है। और जब मैं झारखंड में महिला विंग की ये थी, मेंबर थी, और साथ में विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन थी, उस समय भी महिलाओं से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स को अटेंड करती रही हूँ जिससे उनके प्रॉब्लम्स को बहुत नज़दीक से देखा है। जैसे कि ट्रैफिकिंग हो या डोमेस्टिक वायलेंस हो, विच हंटिंग की समस्या है, वो सब। तो ऐसे करके अलग अलग टॉपिक पे लगातार करते ही रहते हैं। और दिन भर में मेरे झारखंड में जब रहती हूँ तो दिन भर में 8-10 कार्यक्रम तो हो ही जाता है मिनिमम, हर दिन जी हर दिन, और ज़्यादा तो भी होता अब है। मुझे लगता है एक तो आपका ऐड होने वाला है, जब झारखंड आप रहेंगे अब तो ये गाना तो लोग पक्का सुनना चाहेंगे ये आपसे, तो क्योंकि ये मुझे लगता है अगर आप MP नहीं होते तो एक राइटर, एक्टर, सिंगर तो जरूर होते हैं मैम। नहीं, राइटर तो मैं हूँ, अभी भी मेरे उपन्यास आते रहते नहीं हैं। फिर भी एक होता है ना मैम, बस एक डायरेक्टर ढूंढना था आपको, बाकी आप एक फिल्म बना देते हैं मैम। नाइस मैम। और इसी नोट पे मैम मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज हमारे यूथ के लिए, क्योंकि मुझे लगता है आज सब आपको जानेंगे, आज हेमंत जी को जानेंगे, आज कल्पना जी की मेहनत को जानेंगे, और पूरे झारखंड को जो आपने बताया, यहाँ बैठे बैठे आपने पूरे झारखंड घुमा दिया जी मैम, बड़ा अमेजिंग था। मुझे लगता है सेकंड पार्ट हम करेंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ हमने झारखंड की बातें करी थी, और सेकंड पार्ट में हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि कैसे हम एक स्टैट्स पे बात कर सके ताकि यूथ कुछ सीख सके, यूथ जान सके कि एग्जैक्टली क्या मुद्दों पे आप राज्यसभा में उनके लिए लड़ रहे हो जी। तो मैम एक छोटा सा नोट, आप एक मैसेज अपने हमारे व्यूअर्स के लिए मैम। मैं अपने युवा साथियों से यही कहना चाहूँगी कि हमारा झारखंड
इतना समृद्ध है। ये धरती आबा बिरसा मुंडा की धरती है और यहाँ पर इतनी संपदा है, प्राकृतिक संपदा है, यहाँ टैलेंट्स भी बहुत है। और यहाँ पे कहते हैं ना, सेनगे सुसुन कजीगे दुरंग, जिनका चलना ही नृत्य और बोलना ही संगीत है। तो अगर किसी को नृत्य संगीत का भी शौक है तो उसके लिए भी बहुत सारे पॉलिसीज आने वाले हैं यहाँ पर कल्चरल डिपार्टमेंट की तरफ से। इसके अलावा स्पोर्ट्स में बहुत कुछ होने वाला है, IT हब बनाने का भी सपना है। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का आप लोग साथ दीजिए। जिस तरह से वो चाहते हैं कि हमारे राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाए, तो आपको भी उनका साथ देना चाहिए। आप झारखंड से बाहर ना जाए, यहीं पर अच्छे अच्छे शिक्षण संस्थान खुलेंगे और आप सब मिलकर इसे आगे बढ़ाएं। तो मुझे लगता है कि आपको अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी जाने की नहीं। ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको झारखंड में ही मिल जाएगा। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा सोना झारखंड बनाएं जिसमें हम सभी हमेशा की तरह ढोल, मांदर और नगाड़े की धुन पर नृत्य करते हुए अपना जीवन गुजार सके। धन्यवाद। जोहार मैम। जोहार।